फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने मॉड्यूल सी का MCQs का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 दे चुका हूं दोस्तों। पार्ट 1 में कुल मिलाकर हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके पहले देखें और तब पार्ट 2 में आए। दोस्तों, ये जो MCQ का सेशन है ये आप लोगों को रिविजन में हेल्पफुल होगा। मैंने आप लोगों के लिए मॉड्यूल सी का इस क्रैश कोर्स में लगभग 4 से 5 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है। और प्रत्येक वीडियो लगभग 20-20 मिनट का है दोस्तों। तो आप लोग जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखें। और बेसिकली ये जो MCQs का सेशन है, आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपको हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। तो दोस्तों, रिवीजन भी होगा और दूसरी बात, यदि कोई चीज़ आप छोड़ भी दिए होंगे या हम लोग छोड़ दिए होंगे अपने पढ़ाने में, तो वो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग आज केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। मिस्टर ए सीनियर citizen arrives in the bank in a full mood. He complains that it is very hot outside. The manager put out that the heat is in fact lesser this year in comparison with the last year. Mr. A gets up and goes away irritated. How do you classify the transaction as per Eric Berne theory of life position? तो क्या कहा गया है कि मिस्टर ए हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, वो किसी बैंक में आए और उनको वो कंप्लेन किया कि बाहर बहुत गर्मी है। तो मैनेजर साहब जो थे बैंक के, उन्होंने बोला कि इस साल जो गर्मी है वो पिछले साल से ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या हो गया, मिस्टर ए उठ गए और वो बाहर चले गए, इरिटेट हो गए। तो आप कैसे क्लासीफाई कीजिएगा इस ट्रांजेक्शन को एज पर एरिक बर्न थ्योरी ऑफ लाइफ पोजीशन? ऑप्शन ए देखिए, मिस्टर ए वॉज इन क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेज। ऑप्शन बी देखिए, मैनेजर वॉज इन एडल्ट ईगो स्टेट। ऑप्शन सी देखिए, इट वॉज क्रॉस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी देखिए, ऑल द करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ों को करेक्ट ऑप्शन को पता करें, एक बार क्रिटिकल ईगो स्टेट से हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों हम लोग ईगो स्टेट को। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि 3 मेजर ईगो स्टेट हैं। ठीक है दोस्तों, एक है पेरेंट, एक है एडल्ट और एक है चाइल्ड। आइए थोड़ा समझ लें पेरेंट के बारे में। मैंने क्या बताया था कि ये जो है पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है, ये बिहेवियर को रेगुलेट करता है, या हमारा इथिकल बिहेवियर है, या जो कॉन्साइंटस बिहेवियर है, ठीक है, चेतना जो जिसे कहते हैं हम लोग, वो पेरेंट स्टेट में आता है। एडल्ट में क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं। तो जो हमारा एनालिटिकल और रैशनल ओरिएंटेशन है वो एडल्ट स्टेट का है। और चाइल्ड स्टेट में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है दोस्तों। और उसके बाद मैंने बताया था ट्रांजेक्शन एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक क्रॉस होता है। तो क्रॉस ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक तरह का समझिए कि क्रॉस क्वेश्चनिंग। मैं जो बता रहा हूँ आप उसे सहमत नहीं है और आप जो बता रहे हैं उसे हम सहमत नहीं है, तो हम दोनों में मतभेद है दोस्तों। तो ऐसे केस में क्रॉस ट्रांजेक्शन होता है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। तो देखिए, क्रॉस ट्रांजेक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, क्रॉस डिजायरेबल नहीं है दोस्तों और कॉम्प्लीमेंट्री डिजायरेबल है। तो बस इन इन ये थ्योरी सफिशिएंट थी। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मिस्टर ए वॉज इन क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल सही। दोनों के देखिए, ए हो चाहे मैनेजर हो, दोनों के दोनों पेरेंट स्टेट में हैं। ठीक है दोस्तों। और लेकिन जो मिस्टर ए हैं वो क्रिटिकल, उनका थाउट ही क्रिटिकल है, वो हमेशा इरिटेटिंग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनके लिए क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट करना बिल्कुल सही है। और दोस्तों, बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर भी ईगो स्टेट पेरेंट ईगो स्टेट में, लेकिन वो एडल्ट ईगो स्टेट में है दोस्तों। और ये ट्रांजेक्शन क्रॉस ट्रांजेक्शन था। तो यानी कुल मिलाकर तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गोपाल इज अ ब्रांच मैनेजर इन ABC बैंक। ही हैज परफॉर्म्ड वेल इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड हैज बीन रिवार्डेड वेल बाय द बैंक. He is expected to do well this year also and expect that he will get rewarded this year also. This expectation can be explained by. तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पूछा गया है कि कौन सा थ्योरी है। ऑप्शन को देखिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, पॉटर्स मॉडल फॉर सेटिस्फैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, क्या कहा गया है कि गोपाल जो है ब्रांच मैनेजर है किसी बैंक में, उन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया और उनको उसका अवार्ड भी मिला। अब इस साल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके उसका रिवार्ड मिलेगा। तो ये कौन सा थ्योरी कहता है? तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग एक बार थ्योरी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने मोटिवेशन के थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में रीइंफोर्समेंट थ्योरी को समझा था। उसमें क्या बताया था मैंने, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन। तो जहां तक बात है इस क्वेश्चन में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टर गोपाल ने जो पिछला साल अचीवमेंट किया था अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम चीज इस साल भी होगा, इस साल भी वैसा ही सिचुएशन होगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि दो अलग अलग सिचुएशन है और सिमिलर इन नेचर है। तो ऐसे केस में हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी काम आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉडल नॉर्मली यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन इज नोन एज डैश एंड द मॉडल यूज्ड टू टीच एडल्ट इज नोन एज डैश।
ऑप्शन को देखिए, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, मॉन्टेसोरी एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि जिस मॉडल से हम लोग चिल्ड्रन, जो मॉडल का यूज किया जाता है चिल्ड्रन को समझाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पेडागॉगी, एंड जिस मॉडल का यूज किया जाता है एडल्ट को समझाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एंड्रागॉगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेडागॉगी फर्स्ट होगा और एंड्रागॉगी लास्ट में होगा। आइए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, मिस्टर रामाकृष्णन वर्क एज क्लर्क इन एबीसी बैंक. He never look at the salary slip, does not demand overtime, and put in nearly 20 extra hours per week in the bank helping computer department with new programs. At what level are his needs from the Maslow hierarchy of needs? तो क्या कहा गया है कि मिस्टर रामाकृष्णन क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं किसी एबीसी बैंक में, उन्होंने कभी भी सैलरी स्लिप को नहीं देखा और ना ही उन्होंने ओवरटाइम का डिमांड किया, और एक्स्ट्रा 20 घंटा पर वीक वो दे रहे हैं बैंक में। किस रूप में? वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो आप बताइए, मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी से उनका जो नीड का जो लेवल है वो किस लेवल पे है उनका नीड? हम लोगों ने देखा था 5 लेवल था दोस्तों। तो जरा देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है सोशल, ऑप्शन बी कर रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी कर रहा है सेफ्टी, और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो आइए सबसे पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लें इस मास्लो हायरार्की थ्योरी को और फिर इसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने 5 मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर 5 नीड्स को पढ़ा था। एक था साइकोलॉजिकल, यानी कि जिस लेवल पे हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नाम से ही क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आता है सोशल मतलब कि फ्रेंडशिप, पीयर, वर्क ग्रुप, ये सब हमारे आते हैं सोशल नीड्स में। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेल्फ स्टीम, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, जॉब टाइटल, ये सब आते हैं सेल्फ स्टीम में। और सबसे लास्ट आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू अकम्प्लिश एंड अचीव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा जो कैरेक्टर है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रामाकृष्णन की, तो उनका सेफ्टी नीड नहीं है। इस जैसा सिचुएशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनका साइकोलॉजिकल नीड नहीं है दोस्तों, उनका हमारा सोशल नीड नहीं है ये, उनका सेफ्टी नीड नहीं है ये, बल्कि उनका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मिसेस चंपा ज्वाइंड स्टेट बैंक ऑफ पंजाब probationary clerk in 1998. She was promoted as junior officer in 2003. Subsequently, she chose not to go for any further promotion. She has chosen dash career concept. तो दोस्तों हम लोगों ने कैरियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लीनियर, प्लेट्यू और भी डिफरेंट तरह के कैरियर पैटर्न थे। इसको मैंने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था, इसलिए आज हम लोग दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि मिसेस चंपा ने स्टेट बैंक ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया क्लरिकल पोजीशन पे 1998 में। उन्होंने एक प्रमोशन लिया, ऑफिसर बनी वो 2003 ईस्वी में। अब वो सोची कि अब उन्हें फर्दर प्रमोशन नहीं लेना है, तो उन्होंने कौन सा कैरियर कंसेप्ट को चूज किया? ऑप्शन को देखिए, लीनियर, ऑप्शन बी है स्टेडी स्टेट, ऑप्शन सी है ट्रांजिटरी, ऑप्शन डी है स्पाइरल। तो दोस्तों लीनियर में मैंने क्या समझाया था? लीनियर में ये होता है कि आपने किसी पोजीशन पे ज्वाइन किया और आप केवल ऊपर भागते जा रहे हैं, तो वो लीनियर कहलाता है। फिर अगला आता है ट्रांजिटरी। तो दोस्तों ट्रांजिटरी में मैंने क्या समझाया था? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, एक संस्था को ज्वाइन किया, आप क्या किए, आप फिर दूसरे संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर तीसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इसे ट्रांजिटरी कहते हैं। और स्पाइरल में क्या बताया था? आपने एक संस्था को ज्वाइन किया, उसमें प्रमोट हुए, फिर आपने दूसरे संस्था में ज्वाइन किया, उसमें भी प्रमोट हुए, ऐसे करके आप संस्था भी बदल रहे हैं और ऊपर भी भाग रहे हैं, तो इसे हम लोग स्पाइरल कैरियर कहते हैं। लेकिन जहाँ इस क्वेश्चन का सवाल है, तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है, क्योंकि उसने क्या किया, एक प्रमोशन लिया और फिर वहीं रुक गई, इसे कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट कैरियर पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सैलरी, जॉब, सिक्योरिटी स्टेटस अटैच टू जॉब आर एग्जांपल ऑफ डैश फैक्टर एज पर हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो दोस्तों हर्ट्जबर्ग का मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी था, हम लोगों ने 2 फैक्टर थ्योरी स्टडी किया था दोस्तों। तो पूछा गया है कि सैलरी, जॉब, सिक्योरिटी और स्टेटस ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन कर रहा है हाइजीन, बी कर रहा है मोटिवेशन, सी कर रहा है इंकरेजिंग और डी कर रहा है लग्जरस। तो आइए एक बार हर्ट्जबर्ग थ्योरी को एक बार सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर्ट्जबर्ग थ्योरी में मैंने समझाया था, आप लोगों को ये चार्ट बताया था। एक मोटिवेशन फैक्टर होता है और एक हाइजीन फैक्टर होता है। मोटिवेशन के अंदर प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट आती हैं, और हाइजीन के अंदर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे, कंपनीज पॉलिसी, फिजिकल वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी आती है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चंस में आते हैं।
तो क्वेश्चन में कहा गया है सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मोटिवेशन में तो आता नहीं है, ये आता है हमारा हाइजीन में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइजीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है वो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। तो यदि आप नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एक लाइन को समझ रहे हैं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाने में सफल होंगे। तो जरूरी ये है कि हम लोग नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, एक एक लाइन उसमें जो है एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है उसमें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7th नंबर में। मिस्टर मोहन चंद्र एजीएम वाज एन ऑटोक्रेटिक बॉस। ये केस स्टडी है दोस्तों। तो मिस्टर मोहन चंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि वो एजीएम है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, और वो ऑटोक्रेटिक है और वो फुल कंट्रोल चाहते हैं अपने अपने डिवीजन पे। 4 ऑफिसर उनके अंदर हैं, एक मिस्टर स्वामीनाथन, मिस्टर घोष, मिस्टर मेहता और मिस्टर पाटिल। वो उनके अंदर काम कर रहे हैं, मिस्टर मोहन चंद्रा के अंदर। अब देखिए, अब सभी का कैरेक्टर बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है मिस्टर स्वामीनाथन का, कि वो जो है सिस्टमेटिक है और इफिशिएंट वर्किंग है, और वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं करेक्टली बताते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे उसका रीजन समझाते हैं। तो ये कैरेक्टर है मिस्टर स्वामीनाथन का। अब बात करते हैं मिस्टर चंद्रा का। वो क्या करते हैं, वो अपना केसेस को क्लियर करते हैं बिना किसी से ज़्यादा क्वेरी पूछे। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर घोष का। मिस्टर घोष जो है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में बिल्कुल नए हैं और उनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है क्रेडिट एरिया का। तो वो क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं अपने कलीग से और अपने सीनियर से। और वो जो है फ्रीक्वेंट फायरिंग से प्रोन है, मतलब लोग उन्हें ही डांटते हैं, उनके बॉस जो है उन्हें सबसे ज़्यादा डांटते हैं। अब बात करते हैं मिस्टर मेहता का। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, आर्गुमेंटेटिव मैन है। वो अपना स्टैंड लेते हैं अपने रिएक्शन पे, हमेशा अपना स्टैंड लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने चारों पर्सन का कैरेक्टर देख लिया और पांचवा था जो बॉस था उसका भी कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि जो हमारे मिस्टर मेहता थे, ठीक है दोस्तों, वो क्या बिलीव करते हैं कि जो मिस्टर मोहन चंद्रा हैं, जो उनका जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल है और वो हमेशा उनको चैलेंज करते हैं अपने डिसीजन को अलग चेंज करने के लिए। और मिस्टर पाटिल जो है वो दूसरे कैरेक्टर थे, वो भी बहुत कैजुअल थे अपने अप्रोच में। ही यूज टू ऑलवेज इन पास्ट ग्लोरी, वो अपने पिछले ग्लोरी को याद करते रहते थे, अपने पिछले अचीवमेंट को याद करते रहते थे और किसी भी चीज़ को कंडेम करते थे दोस्तों। किसी भी चीज़ को जो है उसे वो कंडेम करते थे और फिर दूसरे के डिसीजन को भी वो कंडेम करते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब हमारे पास एक कुछ केसेस दी गई हैं। अब देखिए उसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर मेहता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर मेहता। तो अब एक बार मोहन चंद्रा को देखिए और मिस्टर मेहता को देखिए, किसके व्यू पॉइंट से, तो मिस्टर मेहता के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए देखिए, आई एम ओके यू आर ओके। ऑप्शन बी देखिए, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। सी देखिए, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। और डी कह रहा है, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। तो दोस्तों मोहन चंद्रा तो हमारे बॉस थे, ठीक है, हम लोगों ने देखा ही था उनका कैरेक्टर कैसा था। उनका कैरेक्टर था कि वो दूसरे पे जो है अपना डिसीजन दूसरे पे थोपते थे, जो वो कहेंगे वही सही है। और मिस्टर मेहता को भी हम लोगों ने देखा है, सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर थे वो आर्गुमेंटेटिव मैन थे। वो हमेशा जो है उसके अगेंस्ट बोलते थे, मोहन चंद्रा के अगेंस्ट बोलते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ही यूज्ड टू चैलेंज हिम फॉर डिफरिंग फ्रॉम हिज डिसीजन। तो बस ये लाइन काफ़ी है समझने में। आप बताइए मिस्टर मेहता के संदर्भ में आप क्या कहिएगा? आप यही कहिएगा कि मैं सही हूँ लेकिन तुम सही नहीं हो। वो हमेशा मोहन चंद्रा को ऐसा ही तो कहेंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे इस थ्योरी को हम लोगों ने देखा था। लाइफ के पोजीशंस को 5 पोजीशंस होते हैं, वही जो हमने सामने आपके लिखा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर पाटिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर पाटिल। ऑप्शन सब वही है। तो अब आ जाइए, मोहन चंद्रा को ले लीजिए और पाटिल को ले लीजिए। तो पाटिल के रिस्पेक्ट में आप जरा देखिए पाटिल के बारे में क्या कहा गया है। उनका भी काम वही था, वो भी दूसरे के डिसीजन को क्या करते थे, कॉन्डेम करते थे, गलत साबित करते थे दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए भी सेम आंसर होगा कि मैं सही हूँ लेकिन तुम सही नहीं हो, आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर स्वामीनाथन। तो दोस्तों याद कीजिए, स्वामीनाथन हमारे सबसे पहले कैरेक्टर थे और वो उनका डिसीजन रैशनल होता था। यदि वो गलती करते थे तो मानते थे कि मैं गलती किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिस्टर स्वामीनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेक्ट होगा, आई एम ओके एंड यू आर ओके, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। और लास्ट देखते हैं बिटवीन मिस्टर चंद्रा एंड मिस्टर घोष। तो मिस्टर घोष का देखिए एक बार कैरेक्टर क्या था, एक बार रिकॉल कीजिए मिस्टर घोष का कैरेक्टर दोस्तों।
तो मिस्टर घोष के बारे में क्या कहा गया है कि उनको, वो नए थे क्रेडिट डिपार्टमेंट में और उनको बार बार जो है झेलना पड़ता था दूसरे का जो भी ये था फायरिंग था उन्हें झेलना पड़ता था दोस्तों। तो मिस्टर घोष और मिस्टर चंद्रा के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए होगा आई एम नॉट ओके। ठीक है, मैं सही नहीं हूँ लेकिन तुम सही हो। ठीक है, क्योंकि वो नए नए थे क्रेडिट डिपार्टमेंट में और ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, इसीलिए वो कहेंगे आई एम नॉट ओके। उनका जो लाइफ पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। तो उम्मीद है दोस्तों ये 4 क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया होगा। मैं बेसिकली वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप लोग सभी का, आपको एक्सपोजर सभी तरह के क्वेश्चन का मिल पाए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइकोएनालिटिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। As per Freud, every individual personality has 3 components, which can be called ID, ego and superego, according to theory. Obvious सी बात है, क्वेश्चन साइकोएनालिटिकल थ्योरी से पूछा गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं, ID, ego and superego. तो ID इज द, ऑप्शन ए कह रहा है ID इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ऑप्शन बी कह रहा है ID इज द बेसिक और एनिमल इन नेचर, ऑप्शन सी कह रहा है ID डिमांड्स प्लेजर सून एज इट फील्स लाइक, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आइए एक बार साइकोएनालिटिकल थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने समझाया था आप लोगों को साइकोएनालिटिकल थ्योरी को। ठीक है, इसमें जो कहा गया था कि ह्यूमन बिहेवियर 3 साइकोएनालिटिकल एलिमेंट से बना हुआ है, एक है आईडी, एक है ईगो और एक सुपर ईगो। देखिए ये डायग्राम समझिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जो हमारा आईडी और सुपर ईगो है वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है और ये ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों समझ सकते हैं ये नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इसी नोट से क्वेश्चन पे आपको मिल रहे हैं, तो इसे एक एक लाइन को समझना काफी आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मैंने आईडी में क्या बताया था कि आईडी हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो ईगो है दोस्तों वो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो सुपर ईगो है वो हमारा हायर रेस्ट्रेनिंग फोर्स है। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आईडी जो है अनकॉन्शियस माइंड का फाउंडेशन है, बिल्कुल सही। आईडी जो है एनिमल और बेसिक नेचर है, बिल्कुल सही। और आईडी डिमांड करता है प्लेजर, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। मैंने कुल मिलाकर 15-16 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। ये क्रैश कोर्स बेसिकली आप लोगों को हेल्प करेगा बेसिकली CIV को क्लियर करने में, तो ये क्रैश कोर्स आप लोगों को हेल्प करेगा। तो दोस्तों यदि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और PDF आपको रेगुलरली टाइम इंटरवल पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।